नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की। कैलेंडर रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर माना जाता है और आमतौर पर विद्यार्थियों को यहाँ इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें भी आती है। तो सबसे पहले हम अभी जो चर्चा करेंगे कैलेंडर के अंदर, वो चर्चा करेंगे सबसे पहले वर्षों के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्ष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष, और नंबर दो जिसे कहते हैं हम लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब बात ये आती है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, या साधारण और लीप वर्ष में क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो देखिए, समानता की बात तो ये है कि प्रत्येक वर्ष चाहे कोई भी हो, उस वर्ष के अंदर दिनों की संख्या की बात को हम करें तो प्रत्येक वर्ष चाहे जो कोई भी वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो ये तो इनमें समानताएं हैं। लेकिन अगर भिन्नता की बात करें, हमें ये जानकारी लेनी है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए, साधारण और लीप वर्ष के बारे में जानने के लिए हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा दिनों की संख्या। किसकी हम बात कर रहे हैं? दिनों की संख्या। सेकंड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि फरवरी का महीना। और इसके बाद जो हम तीसरी बात करेंगे वो तीसरी बात करेंगे कि भैया 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं कि वह वर्ष जिसमें दिनों की संख्या हो 365। कितनी हो? 365। तथा इस साल में फरवरी का महीना जो है वो कितने दिन का हो? 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। और वह वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से लीप वर्ष जो है उसमें दिन कितने? 366। फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। और इस साल के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब ये इसकी परिभाषा भी है तो इसका अंतर भी है। कैसे? कि वह वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 हो, फरवरी का महीना 28 का हो और 4 का भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। एक ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 हो, फरवरी का महीना 29 दिन का हो तथा 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। अब यहाँ पर अंतर भी दिख रहा है। 365, 366, 28, 29 भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात ये आती है कि अगर इसको हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ें तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या कि साधारण वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं तो लीप वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। साधारण वर्ष भी कितने प्रकार के? 2। तो लीप वर्ष भी कितने प्रकार के? 2। कैसे? हमने कहा साधारण वर्ष कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला, जिसे आप ऐसे की ऐसे कह सकते हैं साधारण वर्ष, और नंबर 2 जिसे आप कहेंगे भाई साधारण शताब्दी वर्ष। क्या कहेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। इसी प्रकार से लीप वर्ष जो है वो भी वही 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसे आप कहेंगे वही लीप वर्ष, लीप ईयर, और दूसरा जो है वो आप कहेंगे यहाँ लीप शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप शताब्दी वर्ष। तो एक तो होता है लीप वर्ष, एक लीप शताब्दी, एक साधारण और एक साधारण शताब्दी। अब यहाँ हमने एक नए शब्द के बारे में सुना, और वो शब्द क्या था भाई? क्या था? शताब्दी। चलिए भाई, हमने बात की शताब्दी। शताब्दी से तात्पर्य क्या होता है? 100 वर्षों का समूह है। किसका समूह है? 100 वर्षों का समूह है। कि अगर हम किन्हीं भी 100 वर्षों के एक समूह की बात करें तो वो क्या कहलाती है? सेंचुरी, शताब्दी कहलाती है। ठीक है, अब बात ये है कि साधारण वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष लीप शताब्दी वर्ष, इनमें अंतर क्या है? तो देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं कि जब भी आपको लीप वर्ष ज्ञात करना हो तो लीप वर्ष ज्ञात करने की स्थिति में वर्ष में तो भाग देते हैं 4 का। कितने का? 4 का।
परंतु अगर दी गई शताब्दी है तो शताब्दी में भाग दिया जाता है कितने का, 400 का। तो हमेशा ध्यान रखना कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग ना जाए साधारण, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग चले जाए लीप, वह शताब्दी जिसमें 400 का भाग ना जाए साधारण शताब्दी, तथा वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चले जाए लीप शताब्दी कहलाती है। ठीक है, तो वर्ष में 4 का और शताब्दी में 400 का। तो देखिए भाई 4/400 का भाग नहीं जाना चाहिए और यहाँ 4/400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो साधारण वर्ष कौन सा होगा, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। साधारण शताब्दी कौन सी होगी, जिसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। लीप वर्ष कौन सा होगा, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा। लीप शताब्दी कौन सी होगी, जिसमें 400 का भाग चला जाएगा। अब साधारण वर्ष कौन से होते हैं, 2001, 2009, 1999, 1979 इत्यादि। ये जितने भी हैं ये क्या है आपके सिंपल ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनमें किसी में भी 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, साधारण शताब्दी 1700, 1900, 2100, 1400 इत्यादि। ठीक है, ये वे शताब्दियां हैं, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह है, यह ध्यान रखिएगा, जिनके अंत में 2 जीरो होनी चाहिए। ये वे शताब्दियां हैं जिनमें 400 का भाग देने पर 400 का भाग नहीं जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें लीप वर्ष कि वे वर्ष जिनमें 4 का भाग चले जाए, जैसे 2004, 2016, 2020, 1992, 1984 इत्यादि, 1984 आदि। ये सारे के सारे वे वर्ष हैं जिनमें 4 का पूर्णतः पूरा भाग चला जाता है। लीप शताब्दी वे शताब्दियां जिनमें 400 का भाग जाना चाहिए। कौन कौन सी होगी भाई, 1200 होगी, 1600 होगी, 2000 होगी और 2400 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे तक कोई भी हो सकती है वे शताब्दियां जिनमें 400 का पूर्णतः पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्थिति में लगातार 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहा जाता है और लगातार 400 वर्षों के समूह को एक लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर 4 और 400 का भाग क्यों दिया। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सी बात है कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल में आने की वजह से लीप वर्ष याद करने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। कितने का भाग दिया जाता है, वर्ष में 4 का। परंतु लीप शताब्दी प्रत्येक 400 साल में आने की वजह से ही प्रत्येक शताब्दी में 400 का भाग देके ज्ञात किया जाता है कि वह वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग ना जाए साधारण, 4 का भाग चले जाए लीप, 400 का भाग ना जाए साधारण शताब्दी, तो 400 का भाग चले जाए तो लीप शताब्दी कहलाती है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा इसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप। दिनों की संख्या 365, 28 दिन, 4 का भाग नहीं जाता। दिनों की संख्या 366, 29 दिन और 4 का पूरा भाग जाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो बना, वो प्रश्न क्या बना देखिए। अब हम बात करेंगे केवल सिंपली साधारण और लीप वर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों की। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया एक आपके पास कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए वह अपना प्रथम जन्म दिवस कितने वर्ष बाद मनाएगा। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए वह अपना प्रथम जन्म दिवस कितने वर्ष बाद मनाएगा।
अब आमतौर पर यहाँ पर हमारे जो आंसर्स हैं वो अलग अलग आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जन्मदिन तो हर साल मनाते हैं, तो भाई अगले साल ही मना लेगा तो एक साल लगेंगे। कुछ कहते हैं नहीं सर ये तो 29 फेब है, तो यहाँ पर तो 29 फेब जो है वो प्रत्येक 4 साल में आती है, तो 4 साल। और भी भिन्न भिन्न उत्तर हो सकते हैं, जितने दिमाग उतने उत्तर, ठीक है। वो कहते हैं हिसाब अपना अपना, ठीक है, जिसके हिसाब से जो है वो। चलिए अब देखिए इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न के एक्चुअल जो आंसर है वो क्या है। ऑप्शंस जो आते हैं वो आते हैं ए 1 साल, बी 4 साल, सी इनमें से कोई नहीं, और डी निर्धारित नहीं किया कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर सी और डी तो सेम है। देखिए सी और डी सेम नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इनमें से कोई नहीं, जिसे हम कहते हैं नन ऑफ दीज, कि आपका जो उत्तर है वो दिए गए दोनों विकल्पों में से कोई सा भी नहीं है। यानी हमारे पास उत्तर है लेकिन हमारा उत्तर दिए गए विकल्पों में मौजूद नहीं है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि राम के पिता का नाम क्या है। अब मान लीजिए राम के पिता का नाम क्या है, तो हमारे पास उत्तर है दशरथ, उत्तर है, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दशरथ नहीं है, तो आप उत्तर क्या देंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास उत्तर था। लेकिन मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है, कि हमें पता ही नहीं है राम का पिता कौन था, तो उस स्थिति में जब हमें प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं हो या उत्तर हम नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या उत्तर देते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्तर है विकल्प में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, उत्तर ही नहीं है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिसे हम कहते हैं डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है। अब देखिए कुछ के दिमाग में 1 साल, कुछ के दिमाग में 4 साल। अब अगर बात करें तो इसका जो उत्तर है वो आएगा सी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इनमें से कोई नहीं क्यों, क्योंकि भाई इसका जो उत्तर है वो आएगा आपके पास 8 साल। कितना आएगा, 8 साल, पूरे 8 साल लगेंगे उसे अपना पहला जन्मदिवस मनाने में। क्यों, देखिए 29/2/1896। अब हमने कहा कि लीप ईयर प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है, तो हमने यहां पर एक्सटेंड किया कितना, 4 ईयर, तो 29/2/1900 ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये डेट मैंने यहां लिखी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इसे चेक करता हूं, देखा कैलेंडर में ऐसी तारीख होती है कि नहीं होती, और कैलेंडर खोलने पर पता चला कि 29 फरवरी 1900 नाम की कोई तारीख जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट ए वैलिड डेट, कि ये कोई मान्य तारीख नहीं है। क्यों नहीं है मान्य तारीख, क्योंकि 1900 जिसे आप कहते हैं बेटा साधारण शताब्दी वर्ष। अब मैंने कहा क्या कहते हैं इसको, साधारण शताब्दी, और साधारण शताब्दी वो होती है जिसमें 400 का भाग नहीं जाता, और साधारण शताब्दी का मतलब है कि वह वर्ष जिसमें फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 का। लेकिन हमें तारीख कितनी चाहिए थी, 29, तो 1900 में हमारा काम हुआ नहीं हुआ, हमें फिर कितना वेट करना पड़ेगा, 4 ईयर, 1904 to 29, तो 29 फेब 1904, यानी 29 फरवरी 1904। 1904 है, लीप ईयर है, बिल्कुल है, तो इसमें 29 तारीख आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर 4 इन दोनों को मिलाया तो कितना, 8, तो कितने साल हो गए, 8 साल। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा कि वह व्यक्ति अपना प्रथम जन्म दिवस 8 साल बाद 1904 में मनाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं, तो हमें कम से कम नॉलेज होनी चाहिए सिंपल ईयर यानी साधारण और लीप वर्ष के बारे में। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है आपके सामने, ये हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का डेट ऑफ बर्थ है, जिनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, ठीक है। और एक दो प्रश्नों की बात करते हैं साधारण और लीप वर्ष के बारे में, देखिएगा। निम्न लिखित में से
कौन सा लीप वर्ष नहीं है? उन्नीस सौ 99, सॉरी 1992, 1784, 2024 और 2003। 1896, 1794, 1992, 2016। 1700, 1600, 1608, 2008। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? नहीं का मतलब कि जिसमें 4/400 का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखो भाई 1992, सबसे पहले बात करते हैं 4 की भाजकता का नियम। हमेशा ध्यान रखना, 4 की भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंक के अंदर, जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंक में 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। या जिस संख्या के अंत के 2 अंक 00 है तो भी वह संख्या 4 से विभाजित मानी जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा 1992 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पूरा पूरा भाग चले गया, तो ये तो गलत, क्योंकि हमें क्या करना है, लीप वर्ष नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, 84 है, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा भाग चले गया, ये भी क्या हो गया, गलत। 24 है, 6 चौक 24, ये भी क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 2003। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1896, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, गलत। यहाँ 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 14 बज गया, 4 दुनिया 4 थी 12, आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है 1794, क्योंकि 94 में 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब देखिए 1700-1600, अभी मैंने आपसे कहा था कि भाई 4 की भाजकता का नियम ये होता है कि जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक 00 है तो वह संख्या विभाजित होती है। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ भी क्या है 00। ओके, यहाँ कितना 4 दूनी 8, यहाँ भी कितना 4 दूनी 8। अब यहाँ तो सभी में 4 का भाग जा रहा है। अब आंसर क्या है, तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है, आप लोग शायद भूल गए होंगे, मैं दोबारा याद दिला देता हूं कि जब भी लीप वर्ष की गणना आपको करनी हो तो लीप वर्ष याद करते समय ध्यान रखिएगा कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग ना जाए, साधारण 4 का भाग जाए लीप, वह शताब्दी, किसकी बात कर रहे हैं, शताब्दी। तो ये 1700 क्या है, शताब्दी, 1600 क्या है, शताब्दी। तो यहाँ पर 4 का भाग नहीं देना है, कितने का भाग देना है, 400 का। 400 का भाग दिया, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, शेष कितना बच गया 1। यहाँ 400 का भाग दिया, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, शेष कितना 0। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर क्या आएगा आपका ए, कि 1700 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आमतौर पर साधारण और लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कैलेंडर को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की दिक्कत रहती है कि सर हमें इनमें परेशानी आती है। हम जो अगला वीडियो कैलेंडर का लेके आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे 2 चीजों के बारे में, एक कि लगातार वर्षों में वारों की गणना और लगातार वर्षों में तारीखों की गणना। ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो आमतौर पर आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी, और अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, बड़े मजे आएंगे, और आशा करता हूं कि समझ में जरूर आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, हाँ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्यों, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी हम लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे।
ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।